अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश कोड 503 का लेसन 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। तो चैप्टर थोड़ा लेंथी है, कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताते चले जाएं और बहुत ज़्यादा मतलब जो समझाने वाली हैं वो आपको समझा कर आगे स्विच होते जाएं, तो ताकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी ना बन जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। व्हाट इज़ साइकोलिंग्विस्टिक्स? साइकोलिंग्विस्टिक्स एक्चुअली होती क्या है? ये स्टडी होती है जो लैंग्वेज और ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम स्टडी करते हैं। द रिलेशनशिप, द स्टडी of the relationship between human mind and language. ठीक है, it explores the relation between human mind and language. It treats the language user as an individual rather than a representative of a society, individual whose linguistic performance is determined by the strengths and the limitations of the mental process. मतलब हमने एज अ होल इसको सोसाइटी को हमने स्टडी नहीं करना था, हमने एक इंडिविजुअल की मेंटल कैपेबिलिटीज़ या मेंटल प्रोसेसेस को देखना होता है और लैंग्वेज को देखना होता है। आगे जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स करती क्या है? Established an understanding of language process and examines language as product of human mind. ये human mind की एक जो प्रोडक्ट है, जो लैंग्वेज है उसके बारे में और इसके प्रोसेसेस के बारे में बताती है। It traces the similar pattern of linguistic behavior across large groups of particular language or of our language. मतलब ये फर्दर जो लिंग्विस्टिक्स जो बिहेवियर्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स का वो भी बताती है। स्कोप इसका क्या है जनाब? इट ड्रॉज ऑन आइडियाज़ एंड नॉलेज फ्रॉम अदर एसोसिएटेड एरियाज, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स एंड सीमेंटिक्स के बारे में भी मतलब ये कुछ आइडियाज़ देती हैं और उनके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें, ट्रेस रूट्स, हमें कुछ एसोसिएशंस मिलती हैं उन एरियाज़ के साथ और फिर इस तरह हम एक एसोसिएटेड स्टडी भी कैरीड आउट जो कैरी ऑन कर सकते हैं। कोडिफिकेशन और डीकोडिफिकेशन के बारे में आगे बात है जी। कोडिफिकेशन एनालिसिस इज अ प्रोसेस दैट मेक इट पॉसिबल टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ वोकैबुलरी एंड अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। Psycholinguistics also studies the factors that account for decodification that allows us to understand utterance, sentence, texts. एक्चुअली कोडिफिकेशन क्या है और डिकोडिफिकेशन क्या है? कोडिफिकेशन सबसे पहले ये है कि हमारे अंदर जो कुछ भी है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस है, ग्रामर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, हम किस तरह से उस सबको कंबाइन करते हैं और फिर उसको एक कोडिफिकेशन मीन कि हम उसको एक पैटर्न, हम लैंग्वेज प्रोसेस करवाते हैं, हम लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं। डीकोडिफिकेशन जब हम सुनते हैं किसी भी अटरेंसेस को, समझते हैं, सुनते हैं, कैसे हम हमारे जो ऑडिटरी नर्व्स हैं उसके ऊपर काम करते हैं, कैसे हमारा ब्रेन इसको कंप्रीहेंड करता है, इसको डीकोडिफिकेशन कहते हैं। अब मेजर एरिया साइकोलिंग्विस्टिक्स के कौन कौन से हैं? देयर आर 6 मेजर एरिया। सबसे पहले लैंग्वेज प्रोसेसिंग है कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह से, व्हेन वी आर लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग के मतलब क्या होता है जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं। आगे लैंग्वेज स्टोरेज एंड एक्सेस है कि हमारे दिमाग में जो मेमोरी स्टोर होती है वोकैबुलरी की सूरत में, वो किस तरह से दिमाग में स्टोर होती है और फिर हम जब हमने उसको यूटिलाइज करना होता है तो हम 2-2, 4-4, 20-20 साल पुरानी बातें किस तरह से रिट्रीव कर लेते हैं। कंप्रीहेंशन थ्योरी है, हाउ डू वी मैनेज टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स फ्रॉम वर्ड्स दैट वी हियर और रीड। जब हम सुनते हैं हमें कैसे पता है कि इसका यही मतलब है? हम कुछ गलत मतलब क्यों नहीं निकालते हैं? हमें मतलब हमें कन्फ्यूजन क्यों नहीं होती जब हम सुनते हैं उसके बारे में सही मतलब कैसे, हम कैसे ये समझते हैं कि हाँ जी बिल्कुल इसका यही मतलब है? कोई बंदा हम पे गुस्सा कर रहा है, हमें कैसे पता चलता है कि ये गुस्सा कर रहा है, ये वर्ड हमें तकलीफ देने वाला है या हमें कंसोल कर रहा है? किस तरह से वर्ड्स हैं। लैंग्वेज एंड ब्रेन है, वेयर डज द ब्रेन स्टोर लिंग्विस्टिक्स नॉलेज। अब ब्रेन के अंदर लिंग्विस्टिक्स नॉलेज कहाँ पे स्टोर होता है? लैंग्वेज इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ ऐसे कुछ आगानी सूरतें हो जाती हैं तो उसमें हमारा ब्रेन कैसे डैमेज होता है या हमारे दिमाग के ऊपर एज का क्या इफेक्ट होता है लैंग्वेज के ऊपर। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वन है कि कैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। व्हाट एविडेंस इज दैट वी पोजेस एन इननेट फैकल्टी फॉर लैंग्वेज विच एनेबल्स अस टू एक्वायर अवर फर्स्ट लैंग्वेज डिस्पाइट द पुअर क्वालिटी ऑफ द इनपुट वी रिसीव। वो कहते हैं कि व्हाट एविडेंस इज देयर, हमारे पास क्या ऐसे सबूत हैं कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि हमारे पास अगर इनपुट, मतलब हम किसी अच्छे सोसाइटी में नहीं रह रहे जहाँ पे एक अच्छी लैंग्वेज की इनपुट हमें नहीं मिल रही, फिर भी हम लैंग्वेज कैसे सीख जाते हैं? तो ये मतलब विच इनेबल्स अस, वो कौन सी चीज़ें जो हमें लैंग्वेज को इनेबल करती हैं लैंग्वेज सुनने के लिए? बहुत कम बातें होती हैं लेकिन फिर भी इंसान बोलना सीख जाता है किसी सोसाइटी में, तो कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही कहते हैं डिस्पाइट द पुअर क्वालिटी ऑफ इनपुट वी रिसीव। आगे हैं जनाब, द नॉलेज ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स में एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर एनी सेकंड लैंग्वेज टीचर्स एंड इट इज़ बिलीव दैट नोइंग द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, हमें फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सेकंड लैंग्वेज का जो टीचर है उसे पता होना चाहिए, बिकॉज जब उसे पता होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन किस किस तरह से, कौन कौन से स्टेप
स्टेप्स और कौन कौन सी स्टेजेस हैं, फिर इसी तरह से वो सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने, लर्निंग और टीचिंग में दोनों में उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। आगे है जी लैंग्वेज और स्पीच प्रोडक्शन। लैंग्वेज प्रोडक्शन डिस्क्राइब्स ऑल स्टेजेस बिटवीन हैविंग अ कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रांसलेटिंग दैट कॉन्सेप्ट्स इनटू लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स। अब लैंग्वेज प्रोडक्शन में हम ये सीखते हैं कि सबसे पहले हमारे जहन में कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं किसी लिंग्विस्टिक्स फॉर्म में, कोई उसे वर्ड को देते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग एंड एक्सप्रेसिंग मीनिंग थ्रू लैंग्वेज। इसमें हम ये बताते हैं कि किस तरह से हम जो लैंग्वेज के थ्रू हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं और उन्हें एक मीनिंगफुल वे से किसी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मॉडल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लेबर्ट ने एक 1989 में मॉडल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट दिया था और उसने 4 स्टेजेस, उसके सक्सेसिव स्टेजेस दिए थे उसने, और ये सबसे इन्फ्लुएंशियल साइकोलिंग्विस्टिक्स का मॉडल है। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, मैं बहुत ज़्यादा डीप स्टडी में नहीं जाऊँगा ताकि आप लोगों की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बन जाए, तो फिर लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें ये है कि जो व्हाट डज द वेरी बिगिनिंग ऑफ एनी स्पोकन अटरेंस कम फ्रॉम, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट होना, हमारे जहन में कोई आइडिया होता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो उस वजह से हमारे जहन में सबसे पहले तो हमने बोलना है ना, एक्चुअली हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो उसमें सबसे पहले जब हमने बोलना है तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमने बोलना क्या है। ठीक है, मतलब ऐसी क्या, कौन सी ऐसी बात है जिसने हमें बोलने पर मजबूर कर दिया। व्हाट स्पार्क स्पीच। ठीक है, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सम साइको, ये सेकंड लास्ट लाइन में वो कह रहा है कंसेप्चुअलाइजेशन के, सम साइकोलिंग्विस्टिक्स हाउएवर एग्री दैट सम फॉर्म ऑफ मेंटलीज एग्जिस्ट बट देयर इज एन लेस एग्रीमेंट, लिटिल एग्रीमेंट एज टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्री लिंग्विस्टिक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, कंसेप्चुअलाइजेशन का आपको पता चल गया कि एक्चुअली में बोलना क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बोलने पर मजबूर करती है। आगे फॉर्मुलाइजेशन है, फिर हमारे जहन में कुछ आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं, हम उनको फॉर्मुलेट करते हैं, किसको पहले बोलना है, हम अपने सेंटेंस को फॉर्म आउट करते हैं, किसको पहले बोलना है, किस वर्ड के बारे में हमने बोलना है, कैसे बोलना है, हम सारी वो जो चीज़ें हैं उनको प्रिसाइज बना के वो डाटा है उसको फॉर्मुलेशन में लेकर उसकी एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्मुलेशन इसको कहते हैं। वी मूव क्लोज इनफ टू द eventual output of the process more precise in our use of data. Formulation is much easier to describe than conceptualization. अब conceptualization को कहते हैं डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फॉर्मुलाइजेशन तो आसान है, बिकॉज इसमें तो हम वर्ड्स की चॉइस को देखते हैं, किसके साथ हमने बात करनी है और कौन सा वर्ड हमने यूज़ करना है, हम ये सारी चीज़ें अपने ब्रेन में फॉर्मुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आगे वाला आर्टिकुलेशन, फिर जो हमने फॉर्मुलेट किया जाता है, हम अपने मस्कुलर्स, जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं जिन्होंने बोलने में हमें हेल्प आउट करना है, हम उनको वो आउटपुट जो है वो उनकी एज एन इनपुट हम उनको सेंड कर देते हैं। अकॉर्डिंगली वो फिर मूव करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। कहता है वी हैव ऑर्गेनाइज्ड आवर थॉट्स इनटू लिंग्विस्टिक प्लान, दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी सेंट फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स इन स्पीच सिस्टम सो दे कैन एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड मूवमेंट एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड साउंड। द इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन कॉज ऑडिबल आर्टिकुलेशन। वी डिपेंड ऑन वोकल ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। ठीक है, जो हमारे वोकल ऑर्गन्स है जिनमें लंग्स है, लेरिंग्स है, जो सांस वाली हमारी नाली है लेरिंग्स उसको कहते हैं, लिप्स में वर्क एट द सेम टाइम एंड दस फॉर्म को आर्टिकुलेशन। ये सारी चीज़ें एक ही वक्त में काम करके को आर्टिकुलेशन हो सकती है। सेल्फ मॉनिटरिंग होती है जब हम बात कर लेते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द स्पीच प्रोड्यूशन। वी ऑफन इंटरप्ट आवरसेल्व्स ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, डू सम सेल्फ करेक्शन। दीज करेक्शंस आर नोन एज सेल्फ रिपेयर। जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ गलती हो जाती है तो हम खुद ही रुकते हैं, फिर अपने खुद से इस्लाह करते हैं और फिर दोबारा से बोलते हैं, तो इसको सेल्फ रिपेयर कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को सेल्फ मॉनिटरिंग कहा जाता है। अब सेल्फ रिपेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को इंटरप्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप अपने एक्सप्रेशन को एडिट करते हैं और उसके बाद फिर आप सही एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एडिट, इंटरप्शन, एडिटिंग, एक्सप्रेशन और रिपेयर। द प्रोडक्शन इज नॉट ओनली वन वे ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। स्पीकर सेल्फ रेगुलेट कॉन्स्टेंटली सो एज टू इंश्योर दैट ईच प्रीवियस स्टेज इज एक्यूरेट। प्रोडक्शन साइड हैज रिसीव्ड लेस अटेंशन दैट द comprehension side in research. There is scarcity of the empirical data, most of which relies heavily on speech errors. कहते हैं जी प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, कंप्रीहेंशन के ऊपर ज़्यादा रिसर्च की गई है। तो अलबत्ता ये है कि प्रोडक्शन में क्या है कि जितना भी हमारे पास डाटा है वो स्पीच एरर्स की बुनियाद पर ही हम लेते हैं कि किस किस तरह से हमारी कहाँ से कैसे कैसे ब्रेन कैसे काम करता है। लेक्सिकल प्रोसेसिंग है, विजुअल वर्ड रिकग्निशन। अच्छा, लेक्सिकल प्रोसेसिंग में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमने बोलना है, हमें अल्फाज के बारे में कोई रिकग्निशन होनी चाहिए, हमें पता हो कि हम
कौन से अल्फाज बोल रहे हैं, तो फिर ही हम बोल सकेंगे। जब तक हमें अल्फाज की सेंस नहीं पता होगी, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकें, हम वर्ड फेमिलियरिटी नहीं है तो हम उसको बोल नहीं सकते हैं। द रिकग्निशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एन आइटम एज अ फेमिलियर आइटम एज अ फेमिलियर। हाउ डज वी असेस अ वर्ड्स फेमिलियरिटी, रिकग्नाइज एंड एक्सेस इट्स मीनिंग्स। हम कैसे जान सकते हैं, वो क्या है जी, नोइंग द वर्ड। सबसे पहले तो वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। A word is a movable unit of meaning which cannot be broken into smaller freestanding meanings। अब फील्ड के मुताबिक वर्ड की क्या डेफिनेशन है, ये भी उसने आपको बता दिया, तो ये भी आपने जहन में रखनी है रिगार्डिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, वर्ड क्या होता है, एक मूवेबल यूनिट ऑफ मीनिंग है विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्री स्टैंडिंग्स। अ वर्ड्स मीनिंग कैन ओनली बी एक्सेस्ड आफ्टर इट हैज़ बीन रिकग्नाइज। किसी वर्ड का मीनिंग उसी वक्त हमें पता चलता है जब हम पहले वर्ड को रिकग्नाइज करते हैं। It is also about vocabulary and how we use it. This study regarding this fall into three areas। अब तीन तरह के हमारे पास एरियाज हैं जब हम वर्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल एंट्रीज है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी नीड टू स्टोर इन अवर माइंड अबाउट लेक्सिकल आइटम्स है। सबसे फिर किस चीज़ के बारे में, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वी नीड टू स्टोर इन अवर माइंड अबाउट लेक्सिकल आइटम। किसी भी चीज़ के बारे में जिसको हमने अपने दिमाग में स्टोर करना है, उसके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई एक वर्ड हमने स्टोर करना है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा ना। लेक्सिकल स्टोरेज, हाउ लेक्सिकल आइटम्स आर स्टोर्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। फिर अगर हमने कोई वर्ड स्टोर कर लिया है तो कोई ऐसा कौन सा ऐसा इवेंट होगा, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसके साथ हम उसको रिलेट करेंगे तो फिर हम अपने दिमाग में स्टोर कर सकेंगे। लेक्सिकल एक्सेस है। व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट इनेबल अस टू रिट्रीव लेक्सिकल आइटम्स। अब हमने एक दिमाग को किसी दूसरे, अपने एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के रेफरेंस से दिमाग में स्टोर कर दिया, तो अब हमने उसको दोबारा से कैसे रिट्रीव करना है, कैसे हम इस काबिल हो गए कि हमने जो स्टोर्ड हमारी मेमोरी हम उसको एक्सेस कर सकें। कंटेंट ऑफ अ लेक्सिकल एंट्री है जी, लैंग्वेज यूजर्स हैज़ अ पर्सनल वोकैबुलरी स्टोर अ लेक्सिकॉन विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सेट ऑफ लेक्सिकल एंट्रीज। दे सेलेक्ट वर्ड्स फॉर यूज फ्रॉम इट। किसी भी शख्स के दिमाग में बहुत सारे वो जो वोकैबुलरी होती हैं, लेक्सिकॉन उसको कहा जाता है, वोकैबुलरी स्टोर और लेक्सिकॉन कहा जाता है। वो हर शख्स की अपनी अपनी एक वोकैबुलरी बैंक होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू हीज़ और हर नीड वो उसमें से वो यूटिलाइज़ कर देते हैं। अब आगे उसने बताया कि कंटेंट वर्ड्स होते हैं और एक फंक्शन वर्ड्स होते हैं। कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैरी डिक्शनरी मीनिंग्स आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स। ये लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। और फिर फंक्शन वर्ड्स कौन सी हैं जनाब, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ड्स डू नॉट हैव क्लियर डिक्शनरी मीनिंग्स बट कंट्रीब्यूट इन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, तो ये अगर हम बात करें तो मॉर्फीम भी हमने कुछ पढ़े थे, ठीक है, तो उस तरफ भी आ जाता है। लेकिन ये कुछ मतलब उसी से मिलते जुलते ही कॉन्सेप्ट्स हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने इंडिविजुअल वो उनके मीनिंग्स होते हैं स्टैंड अलोन, लेकिन कुछ चीज़ों के मीनिंग्स नहीं होते हैं बट वो कंट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ अल्फाज या सेंटेंसेस के मीनिंग्स को क्लियर करने में। ठीक है जी, फंक्शन वर्ड्स फ्रॉम अ क्लोज सेट वेयर इज द सेट ऑफ कंटेंट वर्ड्स इज ओपन। अब जो फंक्शन वर्ड्स हैं वो लिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हेल्पिंग वर्ड्स हम लगा सकते हैं, प्रेपोजिशंस लगा सकते हैं, वो लिमिटेड से हैं, थोड़े गिने चुने हैं। लेकिन जो कंटेंट वर्ड्स हैं वो ओपन है, मतलब उसमें नए नए वर्ड्स आते जाते हैं। दुनिया में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका नया नाम जो हमने कभी सुना ना वो नाम रख दिया जाए तो वो भी एक कंटेंट वर्ड का बन जाता है। ठीक है, जिस तरह बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो पहले सिर्फ टेलीफोन यूज़ होता था, फिर सेल फोन हो गया, फिर मोबाइल फ़ोन आ गया, फिर स्मार्टफोन आ गया, अब एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। तो इस तरह से नए नए वर्ड्स जो हैं सेल्फ कंटेंट वर्ड्स में ऐड होते जाते हैं। लेक्सिकल एंट्री फॉर अ कंटेंट वर्ड्स मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्म एंड मीनिंग। अब लेक्सिकल एंट्री जब किसी भी कंटेंट वर्ड्स की होगी तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसकी फॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, आगे जनाब फॉर्म, फोनोलॉजिकल और ऑर्थोग्राफिक इंफॉर्मेशन। वी नीड मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ड अगेंस्ट एनी वर्ड दैट वी इनकाउंटर। दिस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू मोडालिटी। if we are dealing with speech we need phonological model, if reading we need orthographic models। ठीक है जी, वो ये एक ऑर्थोग्राफिक मॉडल की उसने बात की है कि अगर हम तो डील कर रहे हैं स्पीच के साथ तो फिर हमें फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर हमें ऑर्थोग्राफिक मॉडल चाहिए, मतलब स्पीच की जो प्रोडक्शन साउंड्स है उसकी वो जो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें। मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या, वो नीड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन और इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशंस। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये इन्फ्लेक्शंस हैं, ये डेरिवेशंस हैं, कौन से मॉर्फीम है, उसकी बुनियाद पर हमें अल्फाज की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। सिंटैक्टिक इन्फॉर्मेशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर क्लोजली लिंक्ड। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मतलब हम लेक्सिकॉन स्टोर कर रहे हैं उसके वो ग्रामर में उसकी कौन सी कैटेगरी है। वोकैबुलरी और ग्रामर क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। मीनिंग हैज़ अ रेंज ऑफ सेंसेस। अब मीनिंग्स की मतलब सेंसेस की बहुत ज़्यादा रेंज है। इट अटैच मीनिंग्स टू द वर्ड्स। ये सिर्फ मीनिंग देती नहीं है, मतलब ये क्या करता है कि है वर्ड्स के साथ मीनिंग्स को अटैच करता है। वन वर्ड में हैव सेवरल लिंक्ड सेंसेस। अब
एक वर्ड के जो बहुत सारे लिंक सेंसेस हो सकते हैं। आगे जनाब स्टोरेज एंड एक्सेस है। वर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड इन द माइंड इंडिपेंडेंट, एवरी कंटेंट वर्ड हैज़ क्लोज लिंक टू अदर। कोई भी वर्ड इंडिविजुअली हम स्टोर नहीं कर सकते, उसका यकीनन किसी ना किसी के साथ कोई रिलेशन होता है, तो फिर ही हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय अ फ्रूट यू माइट रिट्रीव द होल सेट ऑफ फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, प्लम, पीच, चेरी एट्सेट्रा। वर्ड्स आर लिंक्ड बाय फॉर्म एंड मीनिंग्स। जब हम फ्रूट की बात करें तो हमारे जहन में पूरा सेट घूम जाएगा। एक ही फ्रूट कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाना ही एक फ्रूट है तो हम बनाना के जहन में आएगा, या एप्पल है, ठीक है, चेरी का आएगा। जब हम फ्रूट की बात करें तो हमारे जहन में पूरा सेट ऑफ फ्रूट्स ही घूम जाएगा। वीक एंड क्लोज लिंक्स की जब बात करते हैं कि कुछ अल्फाज का आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक हो जाता है, कुछ का वीक होता है, कुछ का क्लोज लिंक होता है। तो सम वर्ड्स आर मोर क्लोजली लिंक्ड दैन अदर इन मेंटल लेक्सिकॉन। फिश एंड चिप्स, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ कनेक्शन डिपेंड्स ऑन। अब दो वर्ड्स का आपस में जो लिंक है वो किस पे डिपेंड करता है, कनेक्शन डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो वो आपस में फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम देखें तो कलम, किताब, चांद, तारे की जब हम बात करते हैं तो ये आपस में मतलब इनको मून एंड स्टार्स आपस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। कलोकेशन, सर्टेन वर्ड्स आर क्लोजली कनेक्टेड दैन अदर्स। ब्रेड एंड बटर, नॉट ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है। तो इस तरह से भी दो अल्फाज का आपस में बार बार जोड़ा आना, तो इसको कोलोकेशंस भी कह देते हैं। स्प्रेडिंग एक्टिवेशन है। फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्टर, जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे वर्ड्स की जो ट्रिगर्स हैं वो आ जाते हैं। हमें पेशेंट का पता चल जाता है, हमें हॉस्पिटल्स का आ जाता है, हमारे जहन में मेडिसिन आ जाती हैं। मेथड्स टू एक्सप्लोर विजुअल वर्ड रिकग्निशन, एग्जामिनिंग आई मूवमेंट एंड रीडिंग, मेजरिंग, नेमिंग, लेक्सिकल डिसीजन, कैटेगराइजेशन, टाइम्स एंड। अब ये कुछ स्प्रेडिंग एक्टिवेशन है, मतलब कौन कौन सी ऐसी एक्टिवेशन है जिनकी वजह से हमारा जो लेक्सिकॉन है वो बढ़ता है। आगे जनाब टेक्स्ट और डिस्कोर्स कम्प्रीहेंशन की जब वो बात करते हैं, involves building meaning from extended segments of language such as novels, news, arts and conversations, textbook and other everyday material. Text is printed or written material, usually longer than a sentence. Discourse is a spoken. अब जब टेक्स्ट और डिस्कोर्स की बात करते हैं तो टेक्स्ट हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। टेक्स्ट जब भी आएगा तो हमारे पास रिटन फॉर्म में आएगा, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे या किसी सेंटेंस की फॉर्म में होगा और उसी से हमने पूरा मीनिंग फोकस करना होगा। जबकि डिस्कोर्स जो होता है ये एक स्पोकन फॉर्म होती है, ठीक है, और ये टेक्स्ट की इक्वली होती है और ये स्पोकन फॉर्म होती है। तो हम जब उसको मतलब करेंगे, कंप्रीहेंड करने की बात करेंगे, तो तब हम डिस्कोर्स कंप्रीहेंशन की बात करेंगे, जिसको डीसी के साथ लिखा जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी रियरली स्पीक इन आइसोलेटेड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर मोर एम्बिगुअस और obscured apart from their discourse context. Both semantics and referential process is useful for comprehension. Semantic processing concerns working out what does वर्ड्स एंड सेंटेंसेस मीन्स, ये वही बात कर रहे हैं। आगे जनाब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्कोर्स कम्प्रीहेंशन को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले लोकल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सेंटेंसेस इन द डिस्कोर्स। जो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं उनमें डिस्कोर्स के आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक दूसरे को जो है हमें समझने या इसको कम्प्रीहेंड करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। उन्हीं की वजह से हम मिसकॉन्सेप्शन का भी शिकार हो सकते हैं, उनकी वजह से अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। फिर ग्लोबल डिस्कोर्स क्या है कि जो हमने सुना है, रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज ऑफ द डिस्कोर्स, जो हमने डिस्कशन की है उसका और दुनिया का जो द वर्ल्ड नॉलेज है उसका आपस में रिलेशन करता है। बोथ लेवल कंट्रीब्यूट टू द कोहेरेंस ऑफ द टेक्स्ट। दोनों ही जो हैं वो टेक्स्ट की जो कोहेरेंसी है उसमें हमें रोल प्ले करते हैं समझने के लिए। जिस तरह आगे वो बता रहा है कि डिस्कोर्स कंटेंट, सक्सेसफुल डिस्कोर्स कंप्रीहेंशन रिक्वायर्स मेकिंग इन्फ्रेंसेस आर कनेक्ट आइडियाज विद इन एंड अक्रॉस लोकल एंड ग्लोबल डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जब हम डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो हमें फिर लोकली और ग्लोबली उन चीज़ों को समझने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट जो है। और लिंग्विस्टिक्स क्यूज क्या करते हैं, they directly influence the way the reader process and comprehend discourse. They guide construction of memory for discourse activation of concepts and coherent mental representation, ठीक है। लेक्सिकल क्यूज हैं कौन से हैं, कनेक्टिव्स हैं, बिकॉज, हाउएवर एंड नॉट। मतलब ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो चीज़ों को, जो सेंटेंस को एक दूसरे के साथ, टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ कंपोजिट रखते हैं, हमारे समझने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं। आगे हैं जनाब सिग्नल्स, कंसेप्चुअल लॉजिकल रिलेशन अमंग आइडियाज़ एंड कोहेरेंस, प्रोनाउंस, रेफरेंस, सिनोनिम्स। अब ये उसने कुछ चीज़ें बताई हैं जो हमें मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हाईलाइट करती हैं जिसके वजह से हम चीज़ों को कंप्रीहेंड करने में हमें आसानी रहती है, ठीक है, जो लिंग्विस्टिक्स फॉर्म है। फिर सिंटैक्टिक क्लूज हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें पोजीशन ऑफ अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ रिवील द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो मतलब जब सिंटैक्टिक क्लूज हमारे पास कौन कौन सी ऐसी निशानियाँ या ऐसे सिम्बल्स आते हैं जिसकी वजह से हम कंप्रीहेंड करते हैं। जॉनरा बेस्ड नॉलेज कि किस
जॉनरा की बात की जा रही है, ठीक है। अब लिटरेचर के बहुत सारे जॉनराज हैं, तो वो कौन सी मतलब जॉनरा की जो लिटरेचर की जॉनरा है, किससे बात कर रहे हैं, अभी हमें उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज कितना है। रीडर करेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इम्पैक्ट प्रोसेसिंग एंड मे इंक्लूड वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी। और फिर जो रीडर की करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे मीनिंग्स को समझने में हेल्प आउट होती है, और कभी कभी हम उसकी गलतफहमी का भी शिकार हो जाते हैं। सोर्स ऑफ कोहेरेंस क्या है, की टू कॉम्प्रीहेंस। रेफरेंशियल कोहेरेंसेस क्या है जी, हु और व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, व्हेन द इवेंट अकर मतलब कब हुआ, लोकेशन किस जगह पर हुआ। और कैजुअल कोहेरेंस, ठीक है, अब मतलब कब, क्या, कैसे, क्यों, ये चार बातें इसमें आ जाती हैं किसी भी की टू कम्प्रीहेंशन जिसे हम कहते हैं ना। किसी भी जगह पर जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो चार चीज़ों का अगर हमें इन्फॉर्मेशन हो तो हमें चीज़ों को समझ आ जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है जी। आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, हाउ लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम इन्फेंसी आर एडोलेसेंट चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न साइलेंट, दे मेक व्हाट। अच्छा जी, ये हम आपको वैसे बता देते हैं कि जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, किस तरह से वो पहले रोना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहले वो रोते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी आवाज़ें, कूइंग साउंड्स निकालते हैं, खू खू करना शुरू कर देते हैं, मतलब ख साउंड ज़्यादा निकालते हैं। बच्चा बैठा होगा, लेटा होगा, तो वो और तो कोई आवाज़ नहीं निकालेगा, ख ख करता जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों को जब आप उनके साथ बातें करते हैं तो वो थोड़ा बहुत हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे उसने स्टेजेस लिखे हैं कि जब बर्थ के बाद वो क्राइंग करता है, जब 6 वीक्स का होता है तो वो फिर ख ख ख साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस, क्विंग साउंड उसको कहते हैं, वो बनाना शुरू कर देते हैं। 16 वीक्स का होता है तो वो फिर हंसना शुरू कर देता है। अब 16 to 6 months, 16 वीक्स टू मतलब के 4 to 6 मंथ्स का जब होता है तो फिर वो वोकल प्लेस में आ जाता है, स्पीच लाइक साउंड्स बनाना शुरू कर देता है उसके, मतलब फिर वो थोड़ी आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, जस्ट लाइक वोवल साउंड्स इमर्ज हो रहे हैं उसके, ठीक है। फिर जब 6 to 9 मंथ्स का होता है तो फिर वो वॉवल और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको मिला के कुछ बातें करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल मे बी ही और शी मे बी स्पीक्स वर्ड मम्मी, जब वो मम्मी कहती है तो उसकी जो मामा है वो वहाँ आ जाती है, मतलब इस तरह की कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, बट सिंगल वर्ड ही प्रोड्यूस करता है और वो भी लिमिटेड सा, ठीक है। जब 10 और 11 मंथ्स का होता है तो फिर क्या करता है, प्रोड्यूस देयर फर्स्ट वर्ड्स विच आल्सो फॉर्म सिंगल वर्ड एटर्न्स, फिर वो अपना फिर वो सही तरह से मामा बाबा कहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जब उसने पानी पीना होगा तो वो पानी बोलेगा, कुछ किसी भी एक सिंगल वर्ड बोलना शुरू कर देता है। फिर 18 मंथ का होगा तो रैपिड एक्सप्लोजन इन वोकैबुलरी साइज एंड अराउंड दिस टाइम 2 वर्ड सेंटेंस इमर्ज। दे शो टेलीग्राफिक स्पीच बाय लर्निंग 40 न्यू वर्ड्स एट अ वीक। अच्छा, जो टेलीग्राफिक स्पीच है वो उसके मुताबिक वो एक हफ्ते में 40 से ज़्यादा वर्ड्स है ना, बाय लर्निंग 40 न्यू वर्ड्स अ वीक, इस तरह से मतलब उसकी स्पीड होती है। अब वो 2 वर्ड एट अ टाइम बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। जब वो 2 years and 6 months, जब वो 2.5 साल का होगा तो चाइल्ड प्रोड्यूस इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, grammatical development carries on throughout the childhood and we never stop learning new words। और फिर उसके बाद जो बच्चा है क्या है कि उसके जो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं और जो ग्रामेटिकल डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट चाइल्डहुड चलती रहती है और फिर इस तरह से वो नए वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें फिर हमने साइकोलिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हमने वोकैबुलरी को स्टोर कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है। फिर जो बच्चा है, ये लास्ट वाला जो आपके लिए लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ अ चाइल्ड है, इसमें से ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई MCQs आ ही जाता है कि किस एज में क्या कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।